ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता की पूरी तैयारी पाकिस्तान कर चुका है। मेजबान तो तैयार है, लेकिन मेहमानों का अता पता नहीं, सस्पेंस बना हुआ है। जहां अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को भेजा जाएगा और जेडी वैंस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आएगा। वहीं ईरान के डेलीगेशन पर अभी ईरान की चुप्पी है। हालांकि ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ डेलीगेशन का नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसे कुछ संकेत सूत्रों से मिले थे। लेकिन सवाल यही है कि बातचीत के पहले असहमति के मुद्दे हल होंगे। और पाकिस्तान, आप सोचिए कि आतंकी अड्डे में कोई शांति पाठ करने निकले, ठीक उसी तरीके से ये सब कुछ हो रहा है विश्व में इस वक्त। लेबनान में हिजबुल्लाह का साथ ईरान छोड़ने को तैयार नहीं है। इजराइल उस पर स्ट्राइक रोकने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज पर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को चेतावनी जारी कर रहे हैं, जबकि मुश्तबा खमेनी ने अपने बयान में हॉर्मुज पर नए स्तर में के मैनेजमेंट की बात की है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के सारे ढोल तमाशे के बावजूद और पाकिस्तान के लिए तालियां ठोकने वाले हमारे देश के अंदर कई लोगों के ताली ठोकने के बावजूद क्या ईरान अमेरिका शांति वार्ता का कोई भविष्य है? ट्रंप, मुश्तबा और नेतन्याहू सभी अड़े हैं। ये जो चार चेहरे आप मेरे साथ इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने तो जैसे पूरे विश्व को लेकर परेशानी पैदा करने की ठान रखी है। क्या शांति का चैंपियन बन रहा पाकिस्तान सुलह कराने में कामयाब होगा? क्योंकि अभी तो सिर्फ ढोल ही बज रहे हैं, और जानते हैं ढोल भी इतना जोर से बज रहा है कि वहां पर अब मांग होने लगी है कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए बूट पॉलिश पीएम शहबाज शरीफ को और मुल्ला मुनीर को। शांति अभी दूर, ढिंढोरा बजे भरपूर, यही है हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरू। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता का मेजबान बना पाकिस्तान तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यह है इस्लामाबाद का वो रेड जोन जहां परिंदा भी पर न मार सके, ऐसे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसी रेड जोन में पाकिस्तान की संसद, सरकार के अहम दफ्तर, आलीशान होटल, दूतावास और विदेशी संगठनों के कार्यालय स्थित है। इस्लामाबाद के अलावा पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय रावलपिंडी में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। स्थानीय पुलिस 13 अप्रैल तक बाजारों को बंद रखने के आदेश का ऐलान करती हुई नजर आई। पाकिस्तान ने शांति वार्ता के मद्देनजर पाकिस्तान आने वालों को वीजा ऑन अराइवल देने का ऐलान भी किया है। लेकिन ईरान अमेरिका शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान की इन कोशिशों के बावजूद इसकी सफलता पर संदेह के बादल घिरे हुए हैं। सबसे बड़ी वजह है लेबनान पर इजराइल के लगातार हो रहे हमले। सीज फायर का ऐलान होने के दूसरे दिन भी इजराइल ने दक्षिणी लेबनान समेत हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखा है। ये दक्षिण लेबनान का अल शहाबिया शहर है, जहां इजरायली स्ट्राइक से बड़े पैमाने पर तबाही मची। दक्षिण लेबनान के हब्बास अस्बाया हाईवे पर इजरायली हमले से हुई बर्बादी साफ देखी जा सकती है। दक्षिण लेबनान के कफ्र रोमा में भी इजराइल के हमले से कहर बरपा। इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामिर ने 2 टूक कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान मुख्य युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के रवैये में कोई नरमी नहीं आ रही, तो उधर खुद मध्यस्थ बन रहे पाकिस्तान की इजराइल के खिलाफ नफरत उजागर हो गई। अब डिलीट हो चुके पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स पोस्ट में कहा गया था कि इजराइल मानवता के लिए अभिशाप है। पोस्ट में ख्वाजा आसिफ ने यह भी लिखा था कि मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी भूमि पर इस कैंसरग्रस्त देश का निर्माण किया, वे नर्क में जलें। इस पोस्ट पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से कड़ी प्रतिक्रिया आई और कहा गया कि ये भाषा स्वीकार्य नहीं है। उधर इजराइल के खिलाफ शांति वार्ता के मेजबान बने पाकिस्तान की नफरत के बावजूद अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। इजराइल अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी और साझेदार बना हुआ है। पिछले 6 हफ्तों में उन्होंने एक शानदार साझेदारी निभाई है और हम उनके साहसिक प्रयासों के लिए उन्हें शुक्रिया करते हैं। हॉर्मुज को खोलने को लेकर भी अमेरिका साफ तौर पर ईरान पर दबाव बना रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देने के मामले में ईरान बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे ये अपमानजनक है, ये वह समझौता नहीं है जो हमारे बीच हुआ था। उधर ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने मुश्तबा खामेनेई का बयान पढ़ा, जिसमें हॉर्मुज पर ईरान नई व्यवस्था बनाने की बात कर रहा है। इन तेवरों से साफ है कि पाकिस्तान में प्रस्तावित शांति वार्ता आसान नहीं रहने वाली और ये बात दुनिया समझ रही है।
हालांकि जब ईरान अमेरिका को एक समझौते पर राजी करना अभी टेढ़ी खीर, तब पाकिस्तान में अभी से नोबेल का बुखार चढ़ने लगा है। पाकिस्तान के पंजाब में शहबाज मुनीर और इशाक डार को नोबेल शांति पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा गया है। पाकिस्तान का मीडिया भी इसे खूब हवा दे रहा है। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर आ रही है, इस्लामाबाद वार्ता में शामिल होने के लिए पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति बताया जा रहा है, उनके साथ पूरा डेलीगेशन भी रवाना हो रहा है और जेडी वैंस इस डेलीगेशन को लीड करेंगे। तो कल यानी शनिवार को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत होगी और इसके लिए अमेरिकी डेलीगेशन रवाना हो रहा है। हालांकि अभी भी ईरान की तरफ से कौन जाएगा और ईरानी डेलीगेशन में कौन कौन होगा उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जेडी वैंस पाकिस्तान जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति हैं और सकारात्मक बातचीत की उम्मीद है, ऐसा जेडी वैंस कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से स्पष्ट गाइडलाइंस मिली हैं, यह भी उन्होंने कहा है और बातचीत के लिए दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसी के आधार पर यह बातचीत हम ईरान से करने वाले हैं। देखिए, लंबे समय के बाद पहली बार शायद आप देखेंगे कि फेस टू फेस ये चर्चा होगी। सैयद जमीर अब्बास जाफरी हमारे साथ, प्रोफेसर अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी के इस वक्त ईरान से जुड़ रहे हैं। अजय जैन भुटोरिया बाइडेन के पूर्व सलाहकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमित मकोड़े अध्यक्ष हैं ग्लोबल सिटीजन्स फोरम अमेरिका के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय बेस्टॉन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खास मेहमान मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, इस्लामाबाद वार्ता में शामिल होने के लिए पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति बताया जा रहा है, उनके साथ पूरा डेलीगेशन भी रवाना हो रहा है और जेडी वैंस इस डेलीगेशन को लीड करेंगे। तो कल यानी शनिवार को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत होगी और इसके लिए अमेरिकी डेलीगेशन रवाना हो रहा है। हालांकि अभी भी ईरान की तरफ से कौन जाएगा और ईरानी डेलीगेशन में कौन कौन होगा उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जेडी वैंस पाकिस्तान जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति हैं और सकारात्मक बातचीत की उम्मीद है, ऐसा जेडी वैंस कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से स्पष्ट गाइडलाइंस मिली हैं, यह भी उन्होंने कहा है और बातचीत के लिए दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसी के आधार पर यह बातचीत हम ईरान से करने वाले हैं। देखिए, लंबे समय के बाद पहली बार शायद आप देखेंगे कि फेस टू फेस ये चर्चा होगी। प्रमित मकोड़े जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार दिखा दीजिए, कुछ देर पहले तो दिखे थे। चलिए ठीक है। आज भारत के नजरिए से अगर इसे देखें तो जनरल दयाल आप इसको किस तरह से देखते हैं, उसके बाद मैं जनरल मेस्टन से भी यही सवाल पूछूंगी कि भारत के नजरिए से मतलब हम तो यही बार बार कह रहे हैं कि जो आतंक का सबसे बड़ा स्पॉन्सर देश है, आतंकी देश है, वहां पर बातचीत करने के लिए अमेरिका जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। लेकिन ये स्थिति अब विश्व की हो चुकी है, सब कुछ जिसको कहते हैं ना गड़बड़ हो चुका है। अंजना देखो, बात ये है ना कि एक्चुअली में बहुत कम ऑप्शंस बची थी, इसको रियलिस्टिकली ले, ये एक सिर्फ वेन्यू की बात है, ये कोई इसमें कोई इस्लामाबाद या कोई पाकिस्तान का बड़ा रोल नहीं है। एक प्लेस है जो कन्वीनियंट है फॉर नॉट फ्रॉम अमेरिकन्स कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ईरानियंस के लिए कन्वीनियंट है बिकॉज वहां से क्या कौन आएगा, कैसे आएगा, एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं से अगर फीडबैक मिलता रहा ईरान के बारे में कि ईरान की आईआरजीसी की क्या स्टेटस है, किसी ने तो कहा होगा ना आईआरजीसी को, भैया तुम्हारे पे हम मान जाओ, नहीं तुम्हारे पे एटम बम गिरा देगा वो, और किसी ने अमेरिका को कहा होगा कि साहब उनकी कमर टूट रखी है, मान जाइए। तो किसी ने इंफॉर्मेशन तो दी है ना, तो उसमें पाकिस्तान का कोई इनको रोल रहा होगा। लेकिन अब मैं नहीं समझता, ये अब डिपेंड करता है कि इस जगह पे आके, इस जो पाकिस्तान ने प्रोवाइड की है, इस पर आके सिर्फ इस पे एक ही बात है कि भाई दुनिया ये कहेगी कि एक टेररिस्ट कंट्री जो नॉन टेररिस्ट है, खासकर भारत जो दुनिया में बिल्कुल साबित कर चुका है, जिसने अलकायदा जैसे खूंखारों को, आईएसआई जैसे और तालिबान जैसे लोगों को पनाह दी, और आप अगर इस किस्म के लोकेशन पे, मेरा मानना यह है कि शायद अगर आप अब भी ओमान को प्रेफर करते तो शायद वो आ जाते, मेरे ख्याल में सब आ जाते। बिल्कुल, जल्दी से हम इसी पर प्रमित मकोड़े के पास चलते हैं। प्रमित मकोड़े जी, आज से मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ रही हूँ, डू इंडियंस इन अमेरिका इवन हैव अ वॉइस? और वो सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जूस की जिस तरह की लॉबी है और जूस का जिस तरह का प्रभाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, हर एडमिनिस्ट्रेशन में दिखता है, भारतीयों का क्यों नहीं दिखता है? क्या आपकी अंतरात्मा इस बात की आजादी आपको देती है कि आज आप ट्रंप की प्रशंसा करें? आप रोज करते हैं टीवी पे बैठ के, लेकिन पाकिस्तान को अगर चुना जा रहा है
फॉर पीस टॉक्स? जवाब दें। देखिए, ट्रम्प से ज्यादा हम अमेरिका की समर्थक हैं, अमेरिका की प्रशंसा करते हैं। और जो आपने कहा, दिस इज अ टैक्टिकल मूव, बिकॉज अगर कोई देश ईरान के साथ 900 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है तो ज्योग्राफिकल एडवांटेज उसको है, उसके जो पीपल टू पीपल कनेक्ट बिकॉज ऑफ दैट बॉर्डर है, उसकी वजह से उसको एक टैक्टिकल रूप से लिवरेज किया जा रहा है। इट इज अगेन अ ट्रांजैक्शनल थिंग। स्ट्रेटेजिकली अमेरिका लुक्स टुवर्ड्स इंडिया एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर। वो तो हिंदुस्तान के लोगों को भी उसी तरह से अमेरिका को देखना चाहिए, वो नहीं देख रहे हैं। तो आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि हिंदुस्तान भी अमेरिका को स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखें। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने प्रश्न जो पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जूइश लोगों की वॉइस आज बहुत जबरदस्त अमेरिका में है, वो हिंदुस्तानियों की नहीं है, होनी चाहिए। आज हर 5 में से या हर 6 में से एक डॉक्टर हिंदुस्तानी है। आज नासा जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में अपने 16%, 12 से 16% इंजीनियर्स इंडियन है, साइंटिस्ट इंडियन है। हार्वर्ड एमआईटी में 15% स्टूडेंट्स इंडियन हैं। आप जहां भी देखें इंडियंस का कंट्रीब्यूशन जबरदस्त है, लेकिन पॉलिटिकल वॉइस इंडियन लोगों की नहीं है। तो इंडियन अमेरिकन लोगों को भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी कि पॉलिटिकल लैंडस्केप में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, पॉलिसी मेकिंग में, कम्युनिटी एंगेजमेंट में हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। वी हैव टू डू लॉट मोर देन व्हाट वी आर डूइंग इट टुडे। और अगर ये 3 से 5 साल का एक प्लान लेके हम चले तो हिंदुस्तान का भी फायदा होगा, अमेरिका का भी फायदा होगा, और इंडो यूएस रिलेशनशिप से पूरी दुनिया का फायदा होगा। आज जो जूइश से हमको सीखना चाहिए, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न। वी आर गिविंग लॉट टू अमेरिका। नहीं, ठीक है, ये सब तो ज्ञान की बातें हैं और आप बहुत अच्छा कह रहे हैं कि उनसे सीखना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए, लेकिन कर क्या रहे हैं आप लोग वहां पर, इस पर आज सवाल है। एक बार हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी जुड़ गए, लेकिन उससे पहले जनरल मेस्टन आपके पास आने के लिए, पाकिस्तान को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे अनेकों भारतीय हैं जो इस वक्त खूब पाकिस्तान का गुणगान गा रहे हैं कि देखिए तो उन्होंने कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हो ली, वहां पे नोबेल पीस प्राइज दिलाने की बात हो रही है। लेकिन शायद भारत को अगर हम देखें तो अमेरिका की जिस जिस देश पर नजर पड़ती है उसके बाद से उसका क्या हाल होता है वो सबको पता है। और शायद ये कोट सबसे इंपॉर्टेंट है आज कि अमेरिका का दुश्मन होना तो खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त होना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और ये पाकिस्तान पर फिट बैठेगा, ये हमारे दर्शक भी नोट करके लिख लें आज की तारीख। अंजना, देखिए साफ बात है। पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड इस्तेमाल किया है। उनके लिए सबसे उनका फेमस और पेट जनरल वो है जनरल ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। बेसिकली उन्होंने उसको एज अ मोहरा यूज किया है और उनको पूरी उम्मीद थी कि ये इनको बेल आउट करेंगे इस सिचुएशन से। और मेरे ख्याल उन्होंने ये आसिम मुनीर से कई बार बात की और आपने देखा उन्होंने इक्वेट उसको किया नेतन्याहू के बराबर। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में 4-5 दिन पहले बोला था, स्पोकन टू फील्ड मार्शल मुनीर एंड टू नेतन्याहू। तो ये है प्रेसिडेंट ट्रंप जो एक आसिम मुनीर से इतना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिजल्ट डिलीवर कर देगा। मेरे को लगता है ये उनका एक ट्रम्प कार्ड था, लेकिन वो फेल हो जाएगा। और दूसरा ये जो बॉर्डर की बात है कि उनका कॉमन बॉर्डर है, इससे तो कोई मैं सहमत नहीं हूँ। कारण ये है, देखिए आज की तारीख में इजराइल सबसे बड़ा एक, मैं ऑब्स्टिकल नहीं बोलूंगा, उनके भी स्ट्रेटेजिक एम्स हैं और वो सारे प्रॉक्सी से सराउंडेड हैं और वो अपने प्रॉक्सीज को वो डील कर रहे हैं। और आपको पता है वो हमास से किया, हिजबुल्लाह से किया और हुती से भी किया और इराकी मिलिशियाज के साथ किया है। पाकिस्तान ने तो इनको बिल्कुल किसी पीस टॉक्स में होना ही नहीं था। इनको इजराइल तो मानता ही नहीं है, क्योंकि वो भी, उसको भी पता है ये तो सबसे वर्ल्ड का नंबर 1 टेररिस्ट स्टेट है, दैट इज पाकिस्तान। और दूसरा मेरे को तो हैरानी है ईरान भी कैसे मान गया इनको, क्योंकि ईरान से जो सारी बात हो रही है सबसे पहले 4 पॉइंट तो वो न्यूक्लियर एस्पेक्ट्स में है, जिसपे वो एनरिच्ड यूरेनियम। एक तरफ उनके बगल में बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान, जो वर्ल्ड का वो मतलब न्यूक्लियर पावर बन रखा है और वो कितनी बार उसने धमकी दी है। और अभी डिफेंस मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान के बोला है कि हम इनको एनाइलेट कर देंगे इजराइल को। तो साफ जाहिर है वो एनाइलेट कैसे करेंगे, न्यूक्लियर वेपन से। तो मेरे को हैरानी है कि, और एक तरफ ईरान को बार बार बोला जाता है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते हैं। तो अमेरिका की एक डुप्लीकेट पॉलिसी दिख रही है। हाँ। और ये मेरे को लगता है जो पीस टॉक्स है ना, ये बेसिकली चुटकुला रह के रह जाएंगी, ये फेल हो जाएंगी मेरे को। और जब पाकिस्तान जैसा आतंकी देश मतलब उसको फैसिलिटेट करेगा, आप कह रहे थे कि शादी के लिए जैसे हॉल बुक करते हैं, जैसे बुक करते हैं तो कोई जगह तो चाहिए ना। देखिए अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने रियलाइज किया कि उनका काफी विरोध हो रहा है पब्लिकली और दुनिया में,
तो अब उनको एक जगह चाहिए। हाँ। जगह में उनको तो हॉल सबसे बुक कर आसान- लिया वहां का। बिल्कुल बुक ठीक कर है। लिया। और उसमें दूसरा ये कि अब प्रोफेसर, हाँ, नहीं, अब पता नहीं, अब ईरान अभी तक तो संकोच बना ना कि ईरान आएगा या नहीं आएगा। और एक बात ठीक है, मैं बार बार प्रोफेसर साहब से पूछ लेते हैं क्योंकि वहां पर प्रोफेसर अल-मुस्तफा साहब समझते यूनिवर्सिटी एक में बात, है। हाँ। प्रोफेसर साहब को देखिए, उनकी पॉलिटिकल उसके बारे में सब कुछ पता है। हाँ। लेकिन आईआरजीसी के सामने, और आई डोंट नो व्हाई माय फ्रेंड जन मेस्टन जो ऐसी क्रिटिकल जगह पर है, आईआरजीसी जो है ना, हाँ। ईरान की, अगर उसके साथ किसी को जितने मर्जी डिफरेंसेस हो पाकिस्तान के, जितने मर्जी उनके बॉर्डर पे इश्यूज हो, हाँ। जितने मर्जी उनकी क्लैशेस हो, अगर आईआरजीसी से किसी का कम्युनिकेशन है तो वो पाक आर्मी और पाक आईएसआई। क्या ये सही है जनरल वेस्टर्न? छोटा सा तो 2 लाइन का ISI जवाब बिल्कुल। जनरल वेस्टर्न। वो कह रहे हैं कि पाक आर्मी और आईआरजीसी में कनेक्ट था। इसके बाद में प्रोफेसर साहब आ रही हूँ। मतलब उनकी कनेक्टिव, हाँ। कम्युनिकेटिव कम्युनिकेशन है जनरल वेस्टर्न। देखिए, मैं जब अफगानिस्तान में था, मैं भी वहाँ डील किया हूँ, और मेरे साथ जो पाकिस्तान ये ईरान का डिफेंस अटैची था, वो भी आईआरजीसी का था। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ बहुत कॉन्टैक्ट है। यही आईआरजीसी ने पाकिस्तान के ऊपर बॉम्बिंग मिसाइल्स छोड़े थे, आपको पता है, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया था। तो ये बोलना कि आईआरजीसी के साथ ही इनके सारे कॉन्टैक्ट हॉटलाइन है ना मेस्टिन, हॉटलाइन है ना उनके बीच में, जब भी होता है तो वो बात करते हैं, they bring down their tensions। हॉटलाइन डज नॉट मीन जैसे हमारी और पाकिस्तान की हॉटलाइन तो है ना। आई थिंक द बेस्ट कंट्री टुडे इज इंडिया। इंडिया के Yes, पास I तो आज agree है with you। हमारी लीवे इजराइल के साथ भी है, पाकिस्तान की और आईआरजीसी की क्या लीवे है इजराइल के साथ। और इजराइल को तो इस पीस टॉक्स में होना तो बिल्कुल सहमत था, होना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं रखा गया। तो मतलब ईरान इजराइल को अलग रखे और वो लेकिन क्या आपको लगता है जनरल मेस्टन, आप कह रहे हैं कि इंडिया सबसे सही देश रहता है, क्या आपको लगता है कि भारत को ये करना चाहिए? जो वॉलेटिलिटी डोनाल्ड ट्रंप उनके एडमिनिस्ट्रेशन की है, जिस तरह से नेतन्याहू एकदम वन वे उन्होंने चैनल खोला हुआ है भाई लेबनान के खिलाफ, इतने लोग मारे गए हैं एक दिन में, आपको लगता है कि मध्यस्थता करके ऐसे देशों के बीच में कोई फायदा? लेकिन उससे पहले प्रोफेसर साहब का चूंकि बार बार लिंक टूट जा रहा है वहां से, मुझे लगता है कि आप इस आज बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो 2 चीजों पर आपसे क्लैरिटी चाहेंगे। सबसे पहले तो चूंकि आप ईरान में, अगर आपके पास जानकारी आ रही हो, क्योंकि क्या वाकई ईरान से डेलीगेशन जा रहा है पाकिस्तान के लिए? कौन कौन उस डेलीगेशन में हो सकता है? स्पीकर साहब के बारे में जानकारी आ रही थी कि वो जा सकते हैं। और फिर दूसरी के साथ इस प्रश्न का भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को चुनना आपको नहीं लगता है कि गलत है? आतंकी देश को शांति पाठ का अड्डा कैसे बनाया जा सकता है? बोलिए। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा बहुत जल्दी। सबसे पहले ये है कि मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बोले आ रही है। जी। और अगर आप तस्वीर भी दिखा सके, क्योंकि आप ईरान में मौजूद हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि वहां की तस्वीर आप दिखाएं, तो एक बार जरा दिखा दीजिए पूरा, आप कहां पर हैं, क्या दिख रहा है, बताएं। इस वक्त महात्मा गांधी हॉस्पिटल पे हूँ। ये महात्मा गांधी के नाम पर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था, जिसके ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। और देखें ये बिल्डिंग उसकी है, किस तरीके से पूरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को इजराइल और अमेरिका ने तबाह कर दिया। और इसके अतराफ में अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, तेहरान जो है उसकी सिटी जो देखेंगे आप, सिटी क्लीनलीनेस तेहरान के अंदर लाइफ अप एंड रनिंग है। और मैं इंशाल्लाह भी ड्राइव करके भी आपको तेहरान का थोड़ा लाइव एरिया दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि तेहरान में कुछ हिस्सों पे हमला तो हुआ है, लेकिन बाकी सिटी अप एंड रनिंग है। तेहरान में आज फ्राइडे है, हॉलीडे है, उसके बावजूद भी ट्रैफिक आपको दिख रहा है, रोड क्लीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ है। और तेहरान की सिटी के अंदर जिस तरीके से वो प्रेजेंट किया जा रहा है कि बहुत तबाही मच गई है, गाजा की तरह है, ऐसा तेहरान के अंदर कुछ नहीं है। जहां तक क्योंकि तेहरान इज अमंग्स द टॉप 7 लार्जेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड एज फार एज पॉपुलेशन एंड एज फार एज सिटी साइज इज ऑल्सो कंसर्न, टॉप 10 में आती है। तो तेहरान एक ह्यूज सिटी है विद ह्यूज पॉपुलेशन, विद ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो तेहरान के अंदर कुछ हिस्सों में हमला हुआ है, तकरीबन 35,000 हाउसेज डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जिसके अंदर से तेहरान की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि 13,000 हाउसेज हमने रीबिल्ड करके हैंड ओवर भी कर दिए हैं। तो ये हो गया तेहरान के बारे में। कुछ चीजें मैं आपको लाइव भी अभी ड्राइव करके दिखाऊंगा, तो आपके व्यूअर्स के लिए क्लियर हो जाएगा कि तेहरान की इस वक्त की हालत क्या है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान को लेके, तो ईरान ने पाकिस्तान को चूज नहीं किया है, अमेरिका ने चूज किया है। कई कंट्रीज से ईरान को मैसेजेस भेजे गए थे सीज फायर के लिए, जिसके अंदर टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त था। और अमेरिका ने चूज किया कि पाकिस्तान नेगोशिएट करेगा
शायद वो इसलिए है कि सबसे ज्यादा अमेरिका की बात सुनने में और ओबे करने में शायद पाकिस्तान सबसे आगे हो, इसलिए पाकिस्तान जो है पाकिस्तान को चूज किया गया। और पाकिस्तान की ईरान की चॉइस नहीं थी, पाकिस्तान की चॉइस थी। और ईरान और पाकिस्तान क्योंकि बॉर्डर है, नेबरिंग कंट्री है, दोनों मुस्लिम कंट्री है, तो डेफिनेटली ईरान चाहता है तमाम अपनी नेबरिंग कंट्रीज जो है उनके साथ उनके रिलेशंस अच्छे रहें, इसलिए ईरान ने ये ऑफर को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, लेकिन आपने कुछ जानकारी आपके पास है कि कौन जा सकता है ईरान से? क्या वहां पर मीडिया या कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा हो? ईरान की तरफ से पार्लियामेंट स्पीकर जो हैं कालीबाफ साहब हैं, उनको वो जा सकते हैं, मोहम्मद बाकिर कालीबाफ। उनके सिलसिले में मोहम्मद अराक्ची साहब जो हैं, अब्बास अराक्ची साहब हैं, वो जा सकते हैं। इन दोनों का नाम सरे फहरिस्त है। और भी 2 लोग उनके साथ जाएंगे जिनका नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया है कि लेबनान में अगर मैसेकर रुकेगा, जेनोसाइड रुकेगा, तो ही ईरान की तरफ से डेलीगेशन जाएगा। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका और इजराइल अपना जेनोसाइड और मैसेकर कंटिन्यू रखें और बातचीत भी साथ में करें। रमेश जी, जवाब दीजिए उनकी बातों का। वो कह रहे हैं कि बहुत छीटफूट कहीं कहीं पर हुआ है, जो आप लोग कह रहे हैं, और अब यूएस में ये बताया जा रहा है कि बर्बाद हो गया है, 13,000 14,000 बॉम्बिंग्स हुई है ईरान। वो तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि अप एंड अबाउट है ईरान। नहीं, बिल्कुल, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल कंट्री, वी आर रिस्पॉन्सिबल आर्मी, वी आर रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री, सो वी हैव डन मोर देन 13,000 वेरी प्रिसीजन टारगेट्स। ओनली दोज टारगेट्स, ये तो 1-2 मैडम, ये क्या करते हैं, ये वो जो उंगलियां दिखा रहे हैं, दीज आर अगेन, ये दुनिया को भ्रमित करने के लिए है। अगर आपकी मिलिट्री का बेसमेंट, आप उसके हॉस्पिटल के बेसमेंट में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कुछ सेटअप लगाए, स्कूल के बेसमेंट में लगाए, तो कई बार अनफॉर्चुनेटली ऐसी जगह भी अटैक हो जाती है। पर मोर और लेस उनका देश हमने सुरक्षित रखा है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है विध्वंस की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर ओनली टारगेटिंग द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स एंड ओनली दोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विच आर प्रोवाइडिंग हेल्प टू दी अगेन द मिलिट्री सेटअप। आज आप उनके जो एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज हैं, जो उनके बॉम्ब शेल बनाने के लिए या फिर मिसाइल के जो कैनिस्टर बनाने के लिए, उन फैक्ट्रीज को पहले अटैक किया गया है। उनकी जो नॉर्मल फैक्ट्रीज है उसको अटैक नहीं किया गया है, उनके पावर प्लांट्स पर अटैक नहीं किया गया है। तो अमेरिका हैज डन इन अ वेरी सेंसिबल मैनर। अमेरिका पे केवल आक्षेप करना बड़ा आसान है, पर अमेरिका हमेशा एक अच्छी तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करती है। वो कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल तरीके से किया है, आपकी वहां बेस होगी इसीलिए उन्होंने हमला किया है वहां पर। हाँ, ये महात्मा गांधी हॉस्पिटल आपको सामने दिख रहा है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप पढ़ सकते हैं, महात्मा गांधी हॉस्पिटल लिखा हुआ है। और ये पूरी बिल्डिंग जो है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे जिनका इलाज होता था, वो छोटे छोटे बच्चों को उनके इलाज को तहस नहस कर दिया गया। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 600 से ज्यादा स्कूल्स में ये लोग इस वक्त हमला कर चुके हैं, 60 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को तबाह कर चुके हैं। गाजा के अंदर 40,000 से ज्यादा बच्चे मार चुके हैं। ईरान में 3,000। कल इजराइल ने जो हमला किया है, वो 10 मिनट के अंदर 300 से ज्यादा लोग मरे, जिसके अंदर 150 से ज्यादा बच्चे और औरतें थी। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरलिटी, और हम मॉरल कंट्री हैं, इसका पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए ये लोग। अब इनके सामने कोई भी मॉरलिटी का लेसन ये लोग कहेंगे, दुनिया इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त Israel is the most hated country by all Gallup polls and all surveys in the world. तरीके से आपने ड्रोन से अटैक किए हैं, ये आपको ईरान को समझना चाहिए। ईरान ने कितनी बेरहमी से, अरे मैडम, जो अपने खुद के 25,000 से ज्यादा सिटीजन्स को मार सकता है 7 दिन के अंतराल में, हम उनसे पाठ सीखेंगे? हमारे यहाँ पे 80 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एक आदमी को आहत नहीं हुआ। ये अमेरिका की डेमोक्रेसी और अमेरिका की स्ट्रेंथ है। और वहां पर 7 दिन में 25,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 25,000 से भी ज्यादा। तो आप प्रोफेसर साहब, आप अमेरिका को नैतिकता की पाठ न पढ़ाएं वहां पर रह के। और जिस केवल नाम महात्मा गांधी हॉस्पिटल का दिखाने से नहीं होता है, उस हॉस्पिटल के अंदर आपके मिलिट्री के लोग काम करते थे, इसलिए आपका वो हश्र हुआ है। वो तो प्रोफेसर साहब, दुनिया को छलावा मत दिखाइए भाई। नैतिकता के हिसाब से तो आप दोनों एक थाली में बैठ के हो। एक कह रहा है भाई हॉस्पिटल के नीचे उनकी मिलिट्री बेस है, हम मारेंगे। दूसरा कह रहा भाई होटल में उनके लोग गए अमेरिकन, हम होटल में मारेंगे, चाहे उसमें यूएई के लोग मरे, नहीं, लेकिन चाहे हाँ, हिंदुस्तान के बिल्कुल। लोग मरे। प्रोफेसर साहब, तो गलत है ना, ठीक है। ऐसी। ये सवाल मैं रोज आपसे पूछती हूँ और आप रोज इससे भागते हैं। ये सारी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, वो पूरा देश इस वक्त देख रहा है भारत में। लेकिन आपसे क्यों ना पूछा जाए कि ऑयल रिफाइनरी में क्यों हमले कर रहे हैं? आपसे क्यों ना पूछा जाए कि आपने हॉर्मुज को युद्ध का हथियार क्यों बनाया है?
ये ह्यूमैनिटेरियन अटैक नहीं है, मतलब आप सब होटल्स पे क्यों? होटल्स अगर पे आप क्यों? इसको वो कह रहे हो तो अगर ये गलत है तो होटल्स पे क्यों? आप कहेंगे आपके पास इंटेल था कि वहां आर्मी है, ये कह रहे हैं हमारे पास इंटेल था, फिर तो दोनों जैसा वो कह रहे हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जी दोनों चीजों का मैं जवाब दे दूंगा अंजना जी। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जब हॉस्पिटल पे हमला हुआ तो हॉस्पिटल में उस वक्त कौन लोग थे, कितने पेशेंट थे, ये सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियो एविडेंस है। हाँ, तो इससे सीसीटीवी वो फुटेज run देखकर out आप नहीं समझ कर गए कि हमें यहाँ बॉम्ब गिरा देना चाहिए। प्लीज लेट्स टॉक मोर रिस्पॉन्सिबली। आपने सुने नहीं। एक सेकंड, जेडी वैंस ने टेक ऑफ करने से पहले क्या कहा है, आइए दर्शकों को सुना देते हैं। आप दोनों बने रहिए, तुरंत आ रहे हैं। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. पाकिस्तान रवाना हुआ है प्रतिनिधिमंडल, दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहती हूं कि ये बड़ा अच्छा है, युद्ध के समय ट्रंप बोल रहे थे और जब ये सीजफायर के लिए बात करनी है तब इन्होंने जेडी वैंस को आगे किया है। ये बिल्कुल स्ट्रैटेजी है, बिकॉज ट्रंप की भाषा तो नहीं चल सकती ना नेगोशिएशंस पे। एक सॉफ्ट पावर, एक सोफिस्टिकेटेड पावर, एक रूथलेस पावर, एक पावर जो बुलिंग है, ये अमेरिका, ये मेरे ख्याल में अमेरिका की जो टीम है उसमें कुछ इस किस्म के, देखिए उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी वो भी वही भाषा बोलते हैं जो ट्रंप जी बोलते हैं। कई बार उनके वो भी रूबियो भी यही बात, ऐसी बातें बोल जाते हैं। लेकिन ये वांस दो तीन लोग तो पीठ से थे। हाँ, वही तो मैं डिफेंस सेक्रेटरी वो लगातार बोलते रहे, वो वही बोलते हैं जो वो बिल्कुल, और कई बार रुबेरियो भी बोल जाते हैं। उन्होंने ये बोला कि सीजफायर करेंगे लेकिन बॉम्ब के दम पर। बिल्कुल वो। रमेश जी आप हाथ उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं मैडम, वो देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ये बिल्कुल क्लियर। जैसे आज हिंदुस्तान से पूरी दुनिया सीखती है हेल्थ के मामले में, योगा, नेचुरोपैथी, वेलनेस की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। पूरी दुनिया अमेरिका से सीखे और हिंदुस्तान भी सीखे कि डिफेंस और वार के मामले में भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। जब आपको पता है, आपकी इंटेलिजेंस बताती है कि आपके अगेंस्ट में दुश्मन वहां प्लान कर रहा है, तो उसको घर में जाके ठोकिए, हजारों किलोमीटर जाके ठोकिए, आपकी मेनलैंड पे खतरा मत बनने दीजिए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर के इस पे ही हम अमेरिका का स्टैंड है। आप अमेरिका में रहते हैं और सूट बूट पहन के बैठे हैं, लेकिन इतना मत अमेरिका को दिल में बसा लीजिए कि भारत को सिखाने लगिए। नहीं मैडम, अरे हम तो भारत के लिए नतमस्तक हैं। योगा, हाँ। नेचुरोपैथी, और पहले हमने शुरुआत की हौले बेटर देन क्यूर हमने हिंदुस्तान से सीखा है। हाँ। और पूरे अमेरिका को सीखना भी चाहिए। अमेरिका की सबसे बड़ी तकलीफ है मैडम टेररिज्म और वॉर नहीं है। अमेरिका की सबसे बड़ी तकलीफ है राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड फॉलिंग हेल्थ आउटकम। मैं हॉर्मूज पर एक स्पेसिफिक जवाब उनसे लेना चाहती हूँ। हॉर्मूज पर वो नहीं बोलते हैं, इसीलिए प्रोफेसर साहब के पास मैं जा रही हूँ। प्रोफेसर साहब, हॉर्मूज पर एक तो जवाब दीजिए। हॉर्मूज ईरान का है, पूरी दुनिया का है, जहां जहां से वहां का कच्चा तेल और गैस जाता है हर उस देश का है, पूरी दुनिया जहान का है। ईरान का थोड़ी है कि कब्जा करे बैठे हैं। प्रोफेसर साहब। जी अंजना जी, देखें, अगर आप लीगैलिटी के हिसाब से बात करेंगे नहीं तो आपके लिए क्लियर होगा कि दुनिया के अंदर बोले नहीं, अगर आप पूछ लें, सवाल पूछ लें। आपको सवाल मेरा यही है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जो लॉज है सी के, वो भी इजाजत नहीं देते हैं लीगली ऑल्सो एंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के आधार पर, दोनों के आधार पर। मतलब देखिए, एक वक्त ऐसा आया ना जब ईरान ने जिस तरह से मुकाबला किया अमेरिका का, पूरे विश्व में प्रशंसा हुई कि भाई अमेरिका के सामने खड़ा है ईरान। लेकिन जैसा आपने भी कहा था, वो पलटते टाइम नहीं लगेगा। ये हॉर्मूज को युद्ध का हथियार बनाना, वही जो राय लोगों की बनी है, उसको पलटने में टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसी तरीके से पूरी दुनिया को सताएंगे और इस हॉर्मूज पर कब्जा करके रखेंगे। अंजना जी, मैं जवाब दे दूं पूरा? इजाजत दीजिए कि मुझे मेरा पूरा जवाब आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपका रिबटल भी आती जी। तो पहली चीज ये है कि कई एंगल से डिस्कशन हो सकता है। पहला डिस्कशन का पॉइंट है लीगैलिटी, सेकंड है एथिकल एंड मोरालिटी। तो लीगैलिटी के हिसाब से ईरान के लिए क्लियर है कि 12 नॉटिकल माइल्स जो ईरान का वाटरवे है, जहां पर डीप वाटर है, वो ईरान का टेरिटोरियल वाटर है। और उस टेरिटोरियल वाटर से अगर कोई भी शिप गुजरती है तो ईरान के पास वो ऐसा ही है जैसे कि उसकी वो लैंड है। तो ये एक लीगल इश्यू है।
ईरान यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया के सामने एक लीगल ऑप्शन रखेगा और लीगली ईरान जो भी करेगा वो लीगली करेगा। ईरान इजराइल और अमेरिका की तरह एक्सपांशनिस्ट मुल्क नहीं है और अपनी मर्जी को पूरी दुनिया पे नहीं थोपेगा। मैं आपको ये पूरा आश्वासन दिलाता हूं कि ईरान के पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है जो यूनाइटेड नेशन में और इंटरनेशनल लॉज में अप्रूव होगा, फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है अंजना जी कि पूरी दुनिया ने जब ईरान के साथ जो किया वो तब तक तो पूरी दुनिया खामोश रही। ईरान के 120 बिलियन डॉलर पूरी दुनिया के अंदर फंसे रहे। ईरान के पैसे थे, ईरान चाहता था वापस लेने। साउथ कोरिया की बात देखिए, सुनिए, आप नहीं, अब आप डॉलर्स पे चले गए भाई। 28 तारीख तक, 28 फरवरी तक आप इंटरनेशनल लॉ की कदर कर रहे थे। आपने 28 जब लड़ाई में आपने किया, हमने कहा हाँ भाई उसने स्ट्रेटेजिक एक वेपन की तरह यूज किया, लेकिन अब तो लड़ाई बंद हुई है, पॉज हुई है, तो आप खोलिए जो पुराना था। जब ईरान जब तक अपने पुराने उस पे नहीं जाएगा, लोग आपकी तारीफ थोड़ी करेंगे। अब मतलब आप धक्के से अब इसको एक कानून बना के ये कह के कि ये तो हमारी टेरिटरी है। देखिए देर नहीं लगेगी, जब जो अगर कल हम इस पे उतर आई दुनिया की जो ओमान का बॉर्डर है, क्लोजर ओमान की, उसमें ड्रेजिंग की आवश्यकता है, चैनल अपने आप बच जाएगा। लोगों ने ड्रेजिंग की है सी बेड्स की, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम होगा। आप लोग एक बेसिक सी चीज है भाई, 28 तारीख तक आप बोलिए, जो 28 फरवरी को स्टेटस था, ईरान इस स्टेटस को फॉलो करेगा जब तक पीस रहेगी, ईरान पर हमला नहीं होगा, दुनिया आपका साथ देगी। ये बेसिक सी बात है, आप लोग की गलत आर्गुमेंट पे क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल। और पैसे की बात, मतलब आपदा में आप कहते हैं कि लोग अवसर ढूंढ रहे हैं, आप और पैसा किनसे पैसा ले रहे हो? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। वेरी यार यहाँ गरीब रहते हैं, बांग्लादेश में भी गरीब रहते हैं। ये देखिए तो सही कंट्रीज की हालत। हमने श्रीलंका को जिंदा किया है, ये पाकिस्तान जो बोल रहा है जहां मिटिंग करवा रहे हैं तो बहुत गरीब है। मतलब ये सब गरीब मुल्क है जो इस पे डिपेंडेंट है। आप कैसा कानून लाने की कोशिश कर रहे हो? प्रोफेसर साहब आ रही हूँ। हमारी इकोनॉमी तो फिर भी झेल लेगी और हम और ऑल्टरनेटिव रूट ले लेंगे। हम तो रशिया रहा भाई, इतना बड़ा ईस्ट कॉरिडोर 12 दिन के अंदर आ जाता है। ईस्टर्न कॉरिडोर के थ्रू 12 डेज में गैस एंड एवरीथिंग इज हियर, हम उसको चालू कर देंगे। लेकिन कंट्रीज जो सफर करेंगी ये है छोटी छोटी कंट्रीज, मालदीव, ये म्यांमार, ये छोटी छोटी कंट्रीज। वेरी सैड। जल्दी से प्रोफेसर साहब छोटा सा जवाब, फिर मैं जा रही हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि पहले जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसे होने दें, जो लॉज सामने आएंगे पहले आप उसे पढ़ लें। अभी से एक अजम्पशन की बेस के ऊपर ये डिस्कशन करना कि होर्मुज में क्या होगा। नहीं, अभी तो खोला नहीं है, देखिए अभी हवाई जहाज नहीं चल रहे ऊपर, मिसाइल नहीं चल रही, तो आग निकलनी चाहिए ना 100 शिप्स, क्यों नहीं निकलने दे रहे? निकालिए, आप डिक्लेयर कीजिए कि इस एरिया में माइन है, यहां से निकालिए और स्पीड से निकालिए, तब तो लोग आपके साथ होंगे। आज तो नहीं किसी ने फायर किया, ईरान पे कोई फायर आया, ईरान पे कोई आज अटैक आया, आप लोगों ने यूएई पे नहीं किया, सऊदी अरेबिया पे नहीं किया, कतर पे नहीं किया। अब यहां मिसाइल नहीं चल रही, ड्रोन नहीं चल रही है, शिप चलने दीजिए ट्रेड के। हमारा सिर्फ इजराइल ईरान से इतनी सी दरखास्त है, छोटा सा 2 लाइन का जवाब 15 दिन चलने दीजिए। हाँ। मैं दयाल जी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और बहुत ही जो बातें करते हैं वो हमेशा रैशनल बात करते हैं और इमोशनल भी हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके, और होना भी चाहिए। मैं भी एक भारतीय होने के हिसाब से मैं भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा प्रेफर करता हूं और मैं भी चाहता हूं कि इंडिया ईरान के रिलेशन ऐसे हों कि सिर्फ होर्मुज हमारे लिए ना खुले, बल्कि हमारे लिए गैस पाइपलाइन आ जाए और हमारे लिए गैस हमारे हिंदियों के लिए 20 रुपया 25 रुपया किलो पे मिले, और हमें ऑयल जिस तरीके से अभी इंडियन रुपीज में खरीदा गया है उसी तरीके से हमेशा से इंडियन रुपीज में खरीदा जाए। हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ईरान और इंडिया के जो नेशनल और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं वो मजबूत हों, और हमारे रिलेशंस वो इजराइल और अमेरिका फर्स्ट के बजाय इंडिया फर्स्ट के रिलेशंस हमारे होने चाहिए, और नेशनल इंटरेस्ट। और ईरान का भी यही है। जैसे मैं जिस रोड पे खड़ा हूं दयाल जी, इस रोड का नाम महात्मा गांधी रोड है। जो हॉस्पिटल में मैं गया हूं वो हॉस्पिटल का नाम महात्मा गांधी है। थोड़ा सा आगे जाऊंगा, यहाँ पर तेहरान में गांधी प्रोजेक्ट है, पूरा एक गांधी बिल्डिंग है। ईरान और इंडिया के रिलेशंस, यहाँ पर मैं तेहरान में हूँ, तेहरान में गुरुद्वारा है, तेहरान में सिख कम्युनिटी रहती है,
ईरान और इंडिया के रिलेशंस स्ट्रांग होने चाहिए और मैं वो तो रिश्ते सिर्फ अच्छे आपके हैं, इसीलिए ईरान ने, आप रोज यहाँ पर बैठ के रिश्ते की दुहाई देते थे कि रिश्ता खराब कर लिया, लेकिन ईरान ने ही कह दिया कि भारत के जहाज जा सकते हैं। और अच्छा है, महात्मा गांधी रोड और हॉस्पिटल तक सीमित नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी को जीवंत करने के लिए हिजबुल्लाह, हमास, हूती का मनी पाइपलाइन जो है वो भी कट होना चाहिए। एक खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, पिछले 24 घंटे में हॉर्मूज से 4 खाली जहाज गुजरे हैं। तो ये भी ठीक नहीं है ना, मतलब ये तो हम लोग पहले कह ही रहे थे प्रोफेसर साहब को, 2 टैंकर, 1 कैरियर, 1 सुपर टैंकर ईरान लौट रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। आप अगर अभी भी बंदी बनाकर रखेंगे इस पूरे स्ट्रेट को, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट जरूर देखिएगा मेरे साथ। आपको बताएंगे कैसे अफगानिस्तान में सैकड़ों मासूमों की हत्या करने के बाद, यानी 900 चूहे खाकर शहबाज शांति वार्ता को चले। इसके बाद आपको बताएंगे कि आतंकी अड्डे पर ईरान अमेरिका के सीज फायर का शांति पाठ कैसे होगा, और क्या 14 दिन का सीज फायर पाकिस्तान में ही सुपुर्दे खाक होगा। निमा नाथ जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, निकल पड़े हैं जेडी वैंस, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, पाकिस्तान के लिए। आप इसको कैसे देखती हैं एज एन इंडियन कि पाकिस्तान को चुन रहा है अमेरिका इस वक्त, पाकिस्तान जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, वहां पर पीस टॉक्स हो रहा है? Thank you so much for having me. Namaste, Jai Hind. Anjana ji, this is a interesting situation. Pakistan JD Vance जा रहा है, और JD Vance is the first cabinet इंडिविजुअल जो कोई भी निगोशिएशन की पार्ट हो रहे हैं। आप इसका भी ध्यान रखिए। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हमारा कोई कैबिनेट मिनिस्टर थोड़ी है, एम्बेसडर थोड़ी है, लेकिन दोनों बिजनेसमैन हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प की दामाद है, फैमिली मेंबर है जेरेड कुशनर, और स्टीव विटकॉफ उनका पहला पार्टनर रहा है। वो रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली वी आर सीइंग करप्शन। ये तो आप जानते, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो इंडिया में कैसे बिजनेस होती है, पॉलिटिशियन के साथ कैसे काम करा जाता है, और ऊपर के 1% टॉप प्लेयर कैसे पैसा बनाते हैं, वो मैट्रिसेस से, पाइप से कैसे पैसा आते हैं, वो आप अच्छी तरह जानते हो। ये यहाँ पे हो रहा है और ओपनली हो रही है। दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी एंड इंट्रिगिंग। रमेश जी, एंड ऑल्सो सही नहीं कह रही है वो, हर जगह दामाद को आगे करते थे, और स्टीव विटकॉफ जो उनका पीस ऑनवॉय है, ये क्या है इसका मतलब? अब जाके फाइनली सब यहाँ तक इस देश को पहुंचाने अमेरिका, और हर जगह कंफ्यूजन फैलाने के बाद अब जेडी वैंस को भेजा जा रहा है। शी इज राइट। He has a great personality to diplomatically negotiate. JD Vance साहब की, JD Vance साहब is not a man who is going to bully anybody. He is going to have a very स्ट्रेटेजिक डायलॉग, और उनकी डिप्लोमेसी और उनकी डायलॉग की स्टाइल से ही ये मत बोलिए ज़ेलेंस्की के साथ दोनों ने क्या किया था हमने देखा है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, वो किसी को बुली नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की को बिठा के व्हाइट हाउस पहले आपने जो शुरू में एक और इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि हेनरी किसेंजर को आपने कोट किया था। आई विल गो बैक टू दैट कि मैडम 50 साल पुराने जो कोटेशन है उसको आज के वस्तुस्थिति को देख के उसको दोहराने से हिंदुस्तान और अमेरिका की दूरियां ही बढ़ेगी। आज हिंदुस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन अमेरिका में पिछले 15 साल से इतना जबरदस्त है कि हिंदुस्तान और अमेरिका बिल्कुल पास में आ चुके हैं। मैं आपके मीडिया के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि एक नैरेटिव ऐसा खड़ा करे कि हिंदुस्तान और अमेरिका साथ में लाके पूरी दुनिया का बेहतर बनाए, और अमेरिका दोस्तों का दोस्त रहता है। उसके मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इजराइल जब अमेरिका का बैठ के वहां दोस्त से है, आप वॉशिंगटन से बैठ के डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी लीजिए अभी गारंटी। अरे मैडम इजराइल फ्री ट्रेड जोन, जनरल डॉलर्स पर इजराइल को हम सपोर्ट करते हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति में इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। ताइवान को सपोर्ट करते हैं, ताइवान आज सुरक्षित इसलिए क्योंकि अमेरिका साथ में खड़ा हुआ है। साउथ कोरिया सुरक्षित इसलिए क्योंकि अमेरिका साथ में खड़ा हुआ है। हमें सुरक्षा नहीं चाहिए भाई, ना हमें कहाँ कंपेयर कर रहे हो आप? किससे कंपेयर कर रहे हो? ये भारत है, पूरी दुनिया के हम अपनी सुरक्षा अपने दम पे करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं, अपनी ट्रेनिंग पे करते हैं, अपनी कंप्लीट अपनी जो हमारी ब्रेवेडो है उस पे करते हैं। अरे आप हमारी भारत की आर्म फोर्सेस, अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी अफगानिस्तान के अंदर जब गया, और जब उसको लगा कि अफगानिस्तान भारी पड़ रहा है तो भारत को रिक्वेस्ट की थी कि आप ज्वाइन कीजिए। हमने कहा था हम ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज यूएन सैंक्शन, इट इज यूएन ट्रूप्स, नॉट अमेरिकन ट्रूप्स।
अगर आप यूएन में जाते हैं रेजोल्यूशन लेके भारत ज्वाइन करता, तो भारत अपनी सुरक्षा, भारत की तरफ नजर उठाने वालों को भारी पड़ेगा। जनरल मेस्टन ये अमेरिका में रहते हैं, अब वहां से कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा नैरेटिव बनाइए जिससे ये दोस्ती सब। ट्रम्प की गारंटी तो उनके मतलब ट्रम्प के अलावा और कोई पता नहीं, वो खुद भी दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। और जनरल मेस्टन ये फिर से हाईलाइट करता है इस बात को कि पाकिस्तान को चूज किया गया है। और जाहिर तौर पर मतलब हमने देखा कि टैरिफ कितना लगा दिया, खुद रशिया से यूरेनियम खरीद रहे हैं। पुतिन साहब ने इंटरव्यू में बोला कि खुद हमसे रशिया से यूरेनियम खरीदता है अमेरिका, और इंडिया पर इसलिए टैरिफ लगा रहा है क्योंकि हम वहां से कच्चा तेल ले रहे हैं। बिल्कुल यही प्रेसिडेंट ट्रंप है जिसने भारत के खिलाफ टैरिफ लगाए और इतना हमें तंग किया। और साथ में जब ऑप सिंदूर हुआ था उसके साथ उन्होंने कितने स्टेटमेंट दिए थे हमारी एयरफोर्स और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के खिलाफ, मतलब कि हमारे इतने जेट डाउन हो गए हैं। और आज की तारीख में इसी देश के 24 तो MQ-9 वो रीपर्स डाउन हो रखे हैं, तो कितना इनके वो ध्वस्त हुआ है मिलिट्री आर्सेनल। तो मतलब यही प्रेसिडेंट भारत को इतना नीचे दिखा रहे थे, और उसी समय ये आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को वहां बुला के और उनको इतना ऑनर कर रहे थे। और ये बेसिकली बिजनेस डील है, जो मेरे ख्याल में एक प्रवक्ता ने बोला है कि वहां से वो कुशनेर को रखा हुआ है। बेसिकली ये बिजनेसमैन है, और शायद ईरान में भी इसलिए इनको रखा है, ये बिजनेसमैन की डील है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और शायद अभी ईरान भी चाहता है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये दोनों देश कंट्रोल करें और दोनों अपना टैक्स काटे, एक वो भी बात हो रही है। तो इतना कंफ्यूजन चल रहा है। तो मेरे को लगता है अंजना, ये जो पीस टॉक्स की बात हो रही है, इस्लामाबाद अकॉर्ड, ये टोटल फेलियर होगा। इसमें मेरे को कोई सक्सेस नहीं दिखता है। ये पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, और ये बिल्कुल प्लस प्रमित जी, इट वाज अ फार्स। जैरेड कुशनर और उनकी तो जो खुद की बेटी है इवांका ट्रम्प, जिनसे शादी है, वो दोनों ही ज्यूज, वो कन्वर्ट हो गई हैं, वो जू हो गई हैं। और ज्यूज को अब ये ईरान तो इस तरीके से देखता है ना इसको कि आप एक प्रेजुडिस के साथ जो लोग हैं उनको आप युद्ध में नेगोशिएशन। एक खबर इस वक्त आ रही है, आप अपने दर्शकों को बता दें, पिछले 24 घंटे में हॉर्मुज से 4 खाली जहाज गुजरे हैं। तो ये भी ठीक नहीं है ना, मतलब ये तो हम लोग पहले कह ही रहे थे प्रोफेसर साहब को, 2 टैंकर, 1 कैरियर, 1 सुपर टैंकर ईरान लौट रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। आप अगर अभी भी बंदी बनाकर रखेंगे इस पूरे स्ट्रेट को, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी गलत है। आप अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ बोलें बड़ी बड़ी बातें, और फिर एक जो रास्ता है आम लोगों के लिए जहां से तेल और गैस आता है उसको रोकें। दिस इज ऑल्सो नॉट ह्यूमैन, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जल्दी से प्रमित जी जवाब दीजिए। जैरेड कुशनर जू, इवांका उनकी बेटी जू बन गई। आप ऐसे लोगों को भेजेंगे तो कौन भरोसा करेगा उस पर, क्योंकि वो तो मानते हैं कि इजराइल के साथ की तरफ उनका एक प्रेजुडिस है। और बिजनेस एंगल जो बता रही हैं पूर्णिमा जी, तो सबसे पहला एंगल था अमेरिका को सेफ और सिक्योर करना, उनकी ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को खत्म करना, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटीज को खत्म करना, वो हमने कर दिया है। अब खत्म होने के बाद नेक्स्ट सीज फायर के समय अगर बिजनेस की बात होती है तो गलत क्या है? बिजनेस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। ये जो कहना है कि इस बार के युद्ध में, ठीक है प्रमित जी, इस बार के युद्ध में कौन से न्यूक्लियर जगह पर, मतलब कौन से न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला किया है अमेरिका ने और उसका विध्वंस किया है? नहीं मैडम, चाइना, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना आ गया। जितनी फैक्ट्रीज मतलब मैं यहाँ बोलूं, आप पर भी असर हो रहा है क्या? गोल पोस्ट चेंज करते जा रहे हैं। नहीं, बट फिर से आप प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। मतलब ही हैज अ डिफिकल्ट ग्राउंड टू डिफेंड, बट लगते हैं रोज एकदम ताकत के साथ बैठते हैं 6 बजे। प्रोफेसर साहब एक्सेप्ट कीजिए इसको, और आप लोग भी जो इंडियंस वहां पर रह रहे हैं, जैसे वहां पर अमेरिका में इंडियंस को ये अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, आप लोगों को भी करनी चाहिए कि हॉर्मुज को बंद करना मानवता के खिलाफ है। सिंपल सी बात है। प्रोफेसर साहब, अब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो और भी नेटवर्क इश्यू हो रहा है, लेकिन आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के